हाँ जी, क्या हाल क्या हाल क्या हाल। दिवाली के टाइम में गरम गरम अमेंडमेंट आ चुकी है। यस, लेटेस्ट हमारी अमेंडमेंट आई है। सर कब एप्लीकेबल होगी ये? जैन 26 के लिए ही तो एप्लीकेबल है भैया। मई 26 के लिए होती तो इतनी जल्दी वीडियो नहीं लाता मैं। बट जैन 26 के लिए आपकी अमेंडमेंट आ चुकी है। क्या सर ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है? यस। क्या सर अमेंडमेंट ज्यादा बड़ी है? वो हम डिस्कस करेंगे आगे। बाकी ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट काफी है आपके लिए। सर इंपॉर्टेंट बस आप बोल रहे हो, लगता नहीं है इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स देता हूं। देखो, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हमारी कितने क्लोज होते थे? 34। अब हो चुके हैं 35। इट मींस एक और क्लोज ऐड हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है। अब वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा रिसेंटली आरटीपी आया था, उसके अंदर ये अमेंडमेंट है। तो सर क्या आरटीपी भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे? नहीं, आरटीपी के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। बट इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि अराउंड 15 to 20 मिनट्स की होगी। तो इसके अंदर दो चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट है। एक तो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, एक हमारा है यहाँ पे एनबीएफसी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर देता हूं। देखो, अगर आपको कोई स्पेशल बैच चाहिए कि यार मेरा ऑडिट हो नहीं पा रहा, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, मुझसे एमसीक्यू सोल्व नहीं होते, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो एक मेरा ऑडिट का बैच निकला हुआ है। एक स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स के साथ का है, एक ओनली स्टैंडर्ड्स का है, जिसके अंदर हमने एसएस, एसआरई, एसएई, एसआरएस सब चीजें कवर करी है। वो भी दिवाली ऑफर चल रहा है इस टाइम, काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके परचेज कर सकते हो। इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कुछ चीजें। अब हम स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हम आते हैं एनबीएफसी के अमेंडमेंट पे। जब मैं बात कर रहा हूं सर एनबीएफसी की अमेंडमेंट, तो इसके अंदर सर हमने एनबीएफसी एमएफआई देखा था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखो, एनबीएफसी मल्टीपल टाइप्स की होती है। एक हमारे स्टैंडर्ड लोन की एनबीएफसी होती है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, काफी टाइप की एनबीएफसी होती है। ऐसे ही एक हमारी एनबीएफसी थी एमएफआई, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। पहले तो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं था, बट अमेंडमेंट के अंदर कुछ पॉइंट गिवन है जो आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, एमएफआई कब कंसीडर करे जाएगा वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, पहले क्या होता था, अगर आपका, पहले का बता रहा हूं मैं, 75% ऑफ टोटल एसेट्स, ध्यान से सुनो, 75% ऑफ टोटल एसेट्स अगर आप माइक्रो लोन में कर रखा है, माइक्रो लोन में गिवन है आपका 75% ऑफ टोटल एसेट्स, एसेट्स में तो आप लोन दोगे, तो उसका 75% अगर आपने माइक्रो लोन गिवन है, तो उसको हम क्या मान के चलते थे? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले ऐसा होता था। और ध्यान रखना, टोटल एसेट्स में हमेशा हम नेट ऑफ करके चलते हैं। क्या सर, क्या नेट ऑफ करते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। ये मैं आपको हर बार बताता हूं एनबीएफसी के अंदर, इंटेंजिबल एसेट्स को नेट ऑफ करना। यस सर। अब पहले ऐसा होता था, अब इसको चेंज करके कर दिया 75 की जगह 60%। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी कंपनी की टोटल एसेट्स से 60% से ज्यादा, इट मीन टोटल एसेट्स का 60% से ज्यादा अगर आपने माइक्रो लोन्स में गिवन है, माइक्रो फाइनेंस लोन करा हुआ है आपने, तो उसको हम माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान के चलेंगे। वो भी टोटल एसेट्स में आप नेट ऑफ करके चलना इंटेंजिबल एसेट्स। एक तो आपके अमेंडमेंट ये है, यही देखते हैं। NBFC MFI means a non-deposit taking NBFC which has minimum of 60% of its total assets. Net off by the intangible assets, ये तो हम डिस्कस करते ही हैं। On an ongoing basis deployed toward the micro financial loans. माइक्रो फाइनेंस लोन में आपने डिप्लॉय करा हुआ है उतनी ही पार्ट, 60% ऑफ टोटल एसेट्स, तो हम आपको माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान के चलते हैं। एक तो यहां पे ये पार्ट आपको समझना चाहिए, 60% हो गया 75% से। सेकेंड पार्ट ये है सर, अगर ये मेंटेन नहीं हो रहा, तो मेंटेन नहीं हो पा रहा, देन क्या करें? लाइक मान के चलो, अब आपका पहले 60% था, अब आपका 50% ही रह गया, 40% ही रह गया, तो अब क्या करना है? अब इसके रिगार्डिंग बोला गया, अगर आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा, वो भी 4 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर हो चुका है, इट मींस 1 साल हो चुका है जब से आपने मेंटेन नहीं हो रहा, तब से कॉन्सिक्यूटिवली 1 ईयर हो चुका है, 4 क्वार्टर हो चुके हैं, 4 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक आप यहां पे फेल हो गए टू मेंटेन द क्राइटेरिया, जो मैंने बताया आपको 60% वाला। तो उस केस में आप क्या करोगे? अप्रोच करोगे आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक के पास, विद अ रिमीडिएशन प्लान फॉर टेकिंग अ व्यू ऑन दिस मैटर। इस पर्टिकुलर मैटर पे क्या व्यू रहेगा आरबीआई का, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करोगे। तो ध्यान रखना,
अगर आपका 60% मेंटेन नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, देखोगे पहले तो 4 क्वार्टर तक मेंटेन नहीं हो पा रहा, 4 क्वार्टर तक आप फेल हो गए कॉन्सिक्यूटिवली, तो उस केस के अंदर आप आरबीआई के पास जाओगे रिमीडिएशन प्लान लेके, और वो आरबीआई का क्या व्यू होगा उसके ऊपर देख के चलेंगे। एक आपके अमेंडमेंट तो ये है जहां मैंने एमएफआई के बारे में बता दिया, उसके रिगार्डिंग आपको यहां पे डिस्कस कर लिया। अब एमएफआई के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और चीजें और बताना चाहता हूं। क्या सर, मैं आपको एमएफआई के बारे में पूरा ओवरव्यू देना चाहता हूं, एनबीएफसी के अंदर कहां कहां पे क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं सर कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, वो तो सारी चीजें ठीक है। प्रोविजन की रिगार्डिंग बात करता हूं, जैसे आपके स्टैंडर्ड लोन के अंदर 0.25 है आपका, सॉरी स्टैंडर्ड लोन नहीं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में 10%, 0.25, 0.40, ऐसे आपको प्रोविजन रिक्वायरमेंट है मेंटेन करने की एनबीएफसी के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर भी गिवन है। वहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एमएफआई, इट मींस जो भी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है वो एमएफआई के ऊपर नहीं लगती, ये आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू ऐसे ही बनेंगे अमेंडमेंट के ऊपर, आपको ध्यान रखना है एमएफआई के ऊपर प्रोविजन रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, क्योंकि एमएफआई के ऊपर कुछ अलग ही प्रोविजन रिक्वायरमेंट चलते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है जो भी प्रोविजन रिक्वायरमेंट सिलेबस के अंदर है वो एमएफआई के ऊपर नहीं लगते। सेकेंड पॉइंट, जब मैं बात करता हूं सर एमएफआई की, कितना नेट एसेट्स मेंटेन करके चलना है, नेट ओन फंड्स कितना मेंटेन करके चलना है, नेट एसेट्स नहीं नेट ओन फंड कितना मेंटेन करके चलना है। तो यहां पे देखो पहले करंट नेट ओन फंड लिमिट थी 5 करोड़ की और 2 करोड़ की थी नॉर्थ ईस्ट रीजन के रिगार्डिंग। अब 31/3/2025 तक होनी चाहिए 7 सीआर की, और 5 सीआर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के रिगार्डिंग होनी चाहिए, और 27 तक तो सबको पता ही है सर, 27 तक तो सबकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 10 सीआर। सिर्फ छोटी मोटी एनबीएफसी जो हमारी P2P है, A2A है, या फिर जिसका कोई कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं, वो तो 2 करोड़ रहेंगी, बाकी सारी कितनी आ जाएगी, 10 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है नेट ओन फंड के रिगार्डिंग भी, ये हमारे ऑलरेडी बुक के अंदर है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्लाइडिंग पाथवे क्या होगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आपको मैंने पूरा लिंक करा दिया एमएफआई के रिगार्डिंग हमारे एनबीएफसी के अंदर क्या क्या है। अब आते हैं सेकंड अमेंडमेंट पे। सेकंड अमेंडमेंट हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग है। सर क्या है कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जब मैं आता हूं टीयर 1 कैपिटल के अंदर, टीयर 1 कैपिटल के अंदर हमने सबसे पहले सर एक चीज देखी थी कि अगर मैं ऐसी एनबीएफसी हूं जो एंगेज हूं ऐसे बिजनेस के अंदर जो मनी लैंड करती है अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी, ध्यान से सुनो, मनी लैंड करती है अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी, वहां पे मैंने आपको बोला था, क्या बोला था सर आपने, कि आपको 12% लेना पड़ेगा टीयर 1 कैपिटल का। ये भी मैं आपको दिखाता हूं, बिना दिखाए कैसे पता चलेगा, एनबीएफसी, यस, क्या लिखा हुआ है यहां पे, एनबीएफसी एंगेज इन लैंडिंग अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी सेल मेंटेन अ मिनिमम टीयर 1 कैपिटल ऑफ 12%, 12% आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सर हम कब मान के चलेंगे कोई एनबीएफसी लैंड करी मनी अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी उस बिजनेस के अंदर एंगेज है, तो सर सिंपल सी बात है ना, 50% लेके चल लेंगे। अगर आपका 50% ऑफ टोटल फाइनेंशियल एसेट्स, कहां पे इन्वॉल्व है, आप मनी लैंड करते हो अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी, उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो हम मान के चलेंगे आपका बिजनेस ही क्या है, मनी लैंड करने वाला अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी, आप उसी एनबीएफसी का पार्ट बन जाओगे, वहां पे आपको T1 कैपिटल 12% मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, टोटल फाइनेंशियल एसेट्स का 50% होना चाहिए। सर ये तो बेसिक है ना, 50% नहीं होगा तो एनबीएफसी में ही नहीं आएगी, वो हमने बेसिक के अंदर देखा था, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट आई है, T1 capital NBFC primarily engage in lending against the gold jewelry. Such loan comprises 50% of more than total financial assets. उसको T1 capital 12% मेंटेन करके चलना पड़ेगा, किसका, एग्रीगेट रिस्क वेटेज एसेट्स का और ऑन बैलेंस शीट आइटम्स का। ये तो सर हमें पता है ऑलरेडी, तो ये बात तो ठीक है। अब इसी के अंदर एक और लाइन लिखी गई यहां पे, These NBFC shall also adhere to the provision of the direction of treatment of deferred tax assets, deferred tax liability फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल। इट मींस आपको इसके जो प्रोविजन है कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो भी प्रोविजन है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डीटीए और डीटीएल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है उसको भी आप कंसीडर करके चलोगे। सर डीटीए और डीटीएल का क्या रिलेवेंस है कैपिटल के अंदर, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डीटीए और डीटीएल को भी आप कंसीडर करके चलोगे कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। जब मैं बात करता हूं सर डीटीएल की, सर डीटीएल का कैपिटल से क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन नहीं है। इट मींस डीटीएल कभी भी आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग का कभी भी पार्ट नहीं बनेगा, ना ही T1 का ना ही T2 का, क्योंकि वो लायबिलिटी है यार, वो कैपिटल का पार्ट क्यों बनेगी। बट डीटीए की बात करेंगे, डीटीए की बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, नोट्स के अंदर ऑलरेडी गिवन है ये पॉइंट। क्या सर, जब हम ओन फंड्स कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर मैंने बताया था सर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है,
पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गए या फिर अदर रिजर्व हो गए, फ्री रिजर्व हो गए, इसमें लेस करते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। मैंने यहां पे लिखवाया हुआ है, आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी होगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स को आप लेस करके चलोगे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपके T1 कैपिटल में जो आपके ओन फंड्स होते हैं उसके अंदर से आपको लेस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड अब चाहे क्वेश्चन आ सकता है, पहले तो आपके ये वाला पार्ट नहीं था, कहीं स्पेसिफाई नहीं था मॉड्यूल के अंदर, बट फिर भी पूछ सकती थी, इसलिए मैंने डाला हुआ था। अब तो आईसीआई ने स्पेसिफिकली लिख लिया कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स की जो भी आपके प्रोविजन है उसका भी कंप्लायंस करके चलना। इट मींस डीटीए को आप ओन फंड्स के अंदर से लेस करके चलना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल तो आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है सर, डीटीए को मैं इंटेंजिबल एसेट्स मान के लेस कर दूंगा हमारे ओन फंड्स के अंदर से। अब सर डीटीए भी दो टाइप के होते हैं। एक तो सर डीटीए कैसा होता है, एक तो आप एक्यूमुलेटेड लॉस के ऊपर डीटीए क्रिएट करोगे। अब सर डीटीए होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है, वो सब आप एफआर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स और डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स एक तो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस के ऊपर क्रिएट हो सकता है, यस सर। जैसे ही उसके ऊपर आपका डीटीए क्रिएट होगा, आप डायरेक्ट ओन फंड्स के अंदर से लेस कर दोगे, सिंपल सी बात है। सेकंड बात आती है सर, अगर अदर देन एक्यूमुलेटेड लॉस के ऊपर डीटीए क्रिएट हो तो, अगर जब आपका अदर देन एक्यूमुलेटेड लॉस के ऊपर डीटी क्रिएट हुआ, उसको आप नेट ऑफ करके चलोगे। नेट ऑफ मींस उसी पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में अगर आपका डीटीएल भी क्रिएट हुआ है तो उसको आप नेट ऑफ करोगे, डीटीए माइनस डीटीएल। फिर आपका जो नेट डीटीए बचा उसको आप कहां पे करोगे, लेस कर दोगे। आपको वहां पे जाके ओन फंड्स में जाके आप उसको लेस कर दोगे। बट सर अगर नेट डीटीएल बचा तो, अरे यार मैंने बोला है ना डीटीएल आपकी लायबिलिटी, वो तो कभी पार्ट बनेगा ही नहीं। बट हाँ, अगर डीटीए और डीटीएल दोनों पार्ट हैं आपके उसी पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में अदर देन एक्यूमुलेटेड लॉस, तो उसको आप नेट ऑफ करके लोगे। फिर भी मैं आपको अच्छे से बताता हूं, देखो अगर आपका डीटी क्रिएट हो रहा है ऑन एक्यूमुलेटेड लॉस, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेस करना है ऑन फंड्स में से, जो हम ऑलरेडी नोट्स के अंदर गिवन है। सेकंड आता है सर मेरा डीटी क्रिएट हो रहा है अदर देन एक्यूमुलेटेड लॉस, इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले नेट ऑफ करना है। इट मींस जो आपका इसी पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में डीटीए माइनस करोगे डीटीएल। अब जो आपका नेट डीटीए बचा, इसको आप ओन फंड्स में से लेस कर दोगे। ये आपकी छोटी सी अमेंडमेंट है, इसको मैंने जानबूझ के डिटेल में बताया, बाय चांस ऐसे कहीं से घुमा के पूछे तो आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे डीटीए से रिगार्डिंग एक और अमेंडमेंट कंप्लीट। अब आता है एक और अमेंडमेंट हमारे रिस्क वेटेज एसेट्स के रिस्पेक्ट में। एक है हमारा रिस्क वेटेज एसेट्स। अब रिस्क वेटेज एसेट्स भी हमारे एनबीएफसी के प्रोविजंस के अंदर ही है, यस सर। उसके अंदर बोला गया कि अदर एसेट्स जो आपके हैं उसके अंदर आरओयू एसेट्स भी इंक्लूड कर दो। इट मींस ये हमारे नोट्स हैं, ये हमारे यहां पे आ गया आरडब्ल्यूए एसेट्स की टेबल, रिस्क वेटेज एसेट्स की जो टेबल आ गई। इसमें जो हमारे अदर्स हैं इसमें आप अपना आरओयू एसेट्स भी इंक्लूड कर दो। इट मींस राइट ऑफ यूज एसेट्स जो अगर आपके पास है, आपके एनबीएफसी के अंदर है, तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं प्रोविजंस के रिगार्डिंग आरडब्ल्यूए कितना लेना पड़ेगा, 100% वेट लेके चलना पड़ेगा। एसेट्स मान के 100% आपको रिस्क वेट लेके चलना पड़ेगा। इसको भी आप यहां पे लिख लो। ये आपकी अमेंडमेंट है एनबीएफसी के रिगार्डिंग। इतनी 3 अमेंडमेंट है, तीनों मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। अब आती है हमारी प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट। प्रोफेशनल एथिक्स की जब मैं बात करूं तो यहां पे 2 अमेंडमेंट है। एक तो हमारा क्लोज 9 है। क्लोज 9 कौन सा सर, क्लोज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 1, जो की बात करता है अगर आपने एक्सेप्ट करा ऑडिटरशिप विदाउट असर्टेनिंग सेक्शन 139 और 140 का कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ, तो आप क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। उसके अंदर जो मेन लाइंस है वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा, 140 की जगह 141 करना पड़ेगा। इट मींस 139 भी कवर हो गया, 140 भी कवर हो गया, 141 भी कवर हो गया। एक और पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट है सेक्शन 141 भी यहां पे इंक्लूड कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये छोटी सी अमेंडमेंट है। ये सारी अमेंडमेंट May 26 के लिए थी, May 26 के लिए तो थी आ चुके हमारे मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड है, बट May 25 के लिए मुझे लगा नहीं था, बट ये May 25 के लिए भी इंक्लूड कर दिया। अब मैं आपको इससे लिंक कराना चाहूं तो सर हम एक सेक्शन 4 भी देखते हैं। सेक्शन 4 नहीं यार, क्लोज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 2 जो की बात करता है अगर आपने एक्सप्रेस करा ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहां पे मैं आपको
सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के बारे में बोलता था, अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन है और वहां पे आप कहीं ना कहीं ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 2 के अंदर, ऐसा मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया, रिवीजन वीडियो के अंदर भी बताया। अब यहां पे भी 141 इंक्लूड हो गया। इट मींस अगर 141 का नॉन कंप्लायंस है फिर भी आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो तो आप क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं हमारे नोट्स में कहां पे है। ये रहा हमारा क्लोज 9, क्लोज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 1। यहां पे जो हमारा सेक्शन 139 140 लिखा हुआ है, 140 और एंड को काट के 141 लिख लो। इट मीन 139 140 141 तीनों इसी के अंदर इंक्लूड हो गए। अब इसी के रिगार्डिंग एक और अमेंडमेंट है। आपका एक क्लोज पर्टिकुलर ऐड हुआ है। क्लोज कहां पे ऐड हुआ है? क्लोज 5 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर एक 2 लाइन का क्लोज ऐड हुआ है। ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी इतना डिटेल में नहीं है, इन्होंने सिर्फ 2 लाइन ऐड कर दी, वो भी छोटी सी 2 लाइन ऐड करी है। इफ अ चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस और प्रैक्टिस दोनों के लिए, क्योंकि पार्ट 2 की बात हो रही है, इट मींस अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के पार्ट हो, अगर आपने एक्ट करा एज ए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इट मींस अगर आपने कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस ना करके आप ऑडिटर हो और कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस नहीं करे तो आप क्लोज 5 के अंदर गिल्टी मान लिया जाएगा। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको लिख लेना, इस पर्टिकुलर क्लोज को आपके नोट्स के अंदर, क्योंकि नोट्स के अंदर मिलेगा नहीं। ये हमारा आ गया पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर क्लोज 4 है हमारा डिफॉल्केशन एंड एम्बेजलमेंट मनी रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। वहां पे आपको क्लोज 5 भी लिख लो नीचे, जो एक लाइन है यहां पे आप लिख लो क्लोज 5, और यहां पे वो पर्टिकुलर लाइन लिख लो जो आपके आरटीपी अंदर गिवन है। इट मींस इन्होंने ना पूरा कवर कर दिया। अगर आप एज ए ऑडिटर हो और अगर आपने किसी भी कंपनीज एक्ट किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन सबसेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया तो आप क्लोज 5 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। जहां पे भी कहीं पे भी लूप होल बचा था कंपनीज एक्ट के नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग, सारी चीजें इन्होंने क्लोज 5 के अंदर कंप्लाई करवा दी। इट मींस क्लोज 5 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 5 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लोज भी हमारा ऐड हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 लाइन का क्लोज है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये 2 लाइन है। तो बस आपको ये 2 लाइन भी ऐड करके चलना है। तो ये पूरी पूरी आपकी अमेंडमेंट है। किससे रिगार्डिंग? जेन 26 के रिगार्डिंग अमेंडमेंट है। आरटीपी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी आरटीपी के नए क्वेश्चन है जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा एक स्पेशल शास्त्र बैच है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एसए कंप्लीट करेंगे। एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस जो भी है सबको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे, विद लर्निंग भी होगी। अगर आपको लगता है सर मुझे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं सिर्फ लर्न कर रहा हूं, लर्न नहीं हो रहा, सब चीज इस बैच में आपकी रिजोल्व हो जाएगी। आपको लर्न भी होगा, क्वेश्चन सोल्विंग भी होगी और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिससे आप एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। सेम हमारा एक एसए विद एथिक्स का बैच है। ऐसे विद एथिक्स का बैच है, इसके अंदर हम प्रोफेशनल एथिक्स भी कवर कर रहे हैं। 35 आवर लिखा हुआ है, जो हमारे 36 37 आवर्स के अंदर कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर पूरा डिटेल हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद हमारे एमसीक्यू पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सब चीजें डिस्कस किया है। यहां से आपको एक टाइप का बूस्ट मिल जाएगा आपके जेन 26 अटेम्प्ट के रिगार्डिंग। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बैच हो सकता है। दिवाली का ऑफर चल रहा है तो आप इसको जाके एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट वाली वीडियो अच्छी लगी है तो जेन 26 के रिगार्डिंग काफी सारी वीडियो आने वाली है हमारी ऑडिट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। सो दैट्स ऑल इन दिस अमेंडमेंट वीडियो। सो थैंक यू गाइस।